सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? इसको समझना बड़ा सरल है। ऐसा है कि जब आप दुकान में जाके, जैसे आपने रजाई खरीदा, ठीक है, तो आपने रजाई का आपने उसके लिए भाव दिया, ठीक है। ऐसे आप सब जो वस्तुएं खरीद रही हैं, सब जो सेवाएं खरीद रही हैं, उनमें क्या ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या वृद्धि हो रही है, उसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। और वो आपको कंज्यूमर यानी ग्राहक के नजरिए से उसे समझना है, ठीक है ना। तो आप रजाई आपने खरीदा, रजाई को आपके लिए आपने 100 रुपये पिछले वर्ष दिए, इस वर्ष 110 रुपये दिए, तो आप कहेंगे भाई इसका वृद्धि जो है, इसकी ग्रोथ जो हुई है वो 10% हुई है, 100 से 110 हो गई। ये आपने महसूस किया, ठीक है। लेकिन आपको रजाई किसी ने बेचा, रजाई वाला था, एक दुकानदार था, उसने उस रजाई को 80 रुपये में खरीदा और फिर अगले वर्ष में 82 रुपये पे खरीदा, यानी उसका एक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हुआ। उसके लिए जो था दाम कितना बढ़ा और आपके लिए दाम कितना बढ़ा, वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में अंतर है। एक ग्राहक देख रहे हैं और एक दुकानदार देख रहे हैं, ये इसमें अंतर है। समझ आया आपको? बिल्कुल जी। सिन्हा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेस क्या है और क्यों लगाया जाता है? सेस जो है वो, अगर आपका इनकम जो है एक सीमा से ज़्यादा है तब आपको सेस देना पड़ता है। तो अगर आप 50 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको 30% नहीं, उससे ज़्यादा आपको सेस लगा के देना पड़ता है। आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका सेस जो है और भी बढ़ जाता है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेस और भी देना हो जाता है। तो ये जो है, आप इसको समझिए कि एक सप्लीमेंट है, एक अतिरिक्त और टैक्स आपको देना पड़ता है अगर आपकी आमदनी जो है वो बहुत ही ऊंची है। तो एक सेस का एक ये मतलब होता है। दूसरा सेस का मतलब ये होता है कि सब जो टैक्स हैं वो हम लोगों को राज्य सरकारों को भी देना होता है, लेकिन जो सेस है उनको हम लोगों को राज्य सरकार को नहीं देना होता है। इसलिए सेस का उपयोग तब भी किया जाता है जब केंद्र सरकार को जो आपको राजस्व यानी रेवेन्यू मिल रहा है वो आप अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो इसको सेस के दो अर्थ होते हैं, दोनों अर्थ के मैंने तो माने सप्लीमेंट्री टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खाते में ही जाता है, ये सेस है। जी। पुनीत, आपका सवाल है। सिन्हा सर, ये डिसइन्वेस्टमेंट शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, ये होता क्या है और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। डिसइन्वेस्टमेंट, जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार के कमाई के कुछ स्रोत होते हैं। एक तो टैक्स हुआ, टैक्स पे हम लोगों की लंबी चर्चा हुई। एक और जो है वो है जो हम लोग जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, अगर आप समझना चाहें तो दो तरीके हैं। एक ये है कि हम लोग जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे एनटीपीसी को ले लीजिए। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी जो है पावर जनरेशन कंपनी है वो, और एसबीआई देश की सबसे बड़ी जो है ये बैंक है। इनका जो है शेयर, वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, शेयर बाजार में उनकी ट्रेडिंग होती है, और सरकार जो है उसका 50%, 60%, 70% उसके मालिक है। जब मालिक थोड़ा 2% उसका बेच दे तो वो थोड़ा बहुत हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग शेयर बाजार में उसको बेच देते हैं। वो एक किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट होता है। एक दूसरे किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट है एयर इंडिया का, जैसे अभी हुआ है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और सफल ये एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो एयर इंडिया का पूरा एक साथ, कुछ शेयर बाजार में 2%, 3%, 4% नहीं, लेकिन 100% स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो अब टाटा को चला गया है। और एयर इंडिया जो पहले, आपको याद होगा, टाटा की कंपनी थी और उसको एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। हाँ, बिल्कुल घर वापसी हुई है। उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नेशनलाइज किया था, पंडित नेहरू जी ने किया था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के समय इसको अब प्राइवेटाइज कर दिया है। 100% जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट होकर टाटा के पास चला गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के भी दो तरीके होते हैं। एक, जब शेयर बाजार में आप 2%, 4%, 6% बेचिए। दूसरा, जब आप 100 का 100% आप किसी कंपनी को आप बेच देते हैं। तो ये दो तरीके हैं। देश और देशों के साथ मुकाबला तभी कर पाएगा जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल, है ना, उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, सरकार हर चीज को नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार बेहतर करती है। अब फौज तो हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते ना, वो तो सरकार को चलाना है। पुलिस जो है वो भी सरकार को चलाना है, कानून जो है वो भी सरकार को चलाना है। तो जो कुछ पब्लिक गुड्स होते हैं, जो सार्वजनिक तौर पे जो काम करने होते हैं, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक जो चीजें हैं, वो सरकार को करना होता है। जो प्राइवेट गुड्स हैं, यानी जो निजी वस्तुएं हैं, प्राइवेट गुड्स,
चाहे वो फोन हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे वो एयरलाइन हो गई, इन सब चीजों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के उपयोग को करने के लिए, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि प्राइवेट सेक्टर उसको सरकार से ज्यादा बेहतर कर सकती है। तो अगर हमारा लक्ष्य है उत्पादन, बिल्कुल, तो ज्यादा उत्पादन कुछ चीजों में जो सार्वजनिक चीज नहीं, जो निजी चीज है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है बेहतर कि सरकार है बेहतर, वो आप ही जानते हैं। आज आपके फोन अगर आप देखें, BSNL वाले फोन कम होंगे, इंडिगो पे लोग ज्यादा चलते हैं। मेरे ख्याल से वो जो पहले आप कह रहे थे ना, कर्ज लेने वाली बात पर जब आप कह रहे थे कि साहब संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, सारा कर्ज बुरा नहीं है, संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल रिया का सवाल है आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।